Good morning, dear students. Welcome back to your science online class. In this class, we are going to read a new topic that is 8.3 Air Expands on Heating. Let me introduce it before reading the activity 8.5. Actually, this topic is being explained with the help of activity again. So, air expands on heating. Air expands on heating इस टॉपिक का मीन्स है एयर को जब हम हीट करते हैं तो वो क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है. ठीक है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हीट करने पर वो ज़्यादा स्पेस लेते हैं, तो वो एयर एक्सपेंड हो जाती है, ज़्यादा स्पेस में एयर आने लगती है. दिस वी आर गोइंग टू रीड थ्रू दिस एक्टिविटी. Activity 8.5. Take a boiling tube. Stretch a balloon tightly over the neck of the tube. एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है, लाइक दिस, ऐसा ट्यूब लेना है, एंड देन उसके ऊपर नेक पर बलून को स्ट्रेच करके टाइटली वहाँ पर फिक्स करना है, लाइक दिस शोन इन दिस फिगर. ये एक बॉइलिंग ट्यूब है, उसको उसके ऊपर क्या किया है, बलून को स्ट्रेच करके टाइटली वहाँ पर लगा दिया है उसके नेक पर. यू कैन यूज़ अ टेप टू मेक इट टाइट. हम टेप का भी यूज़ कर सकते हैं बलून को अच्छे से टाइट करने के लिए. पोर सम हॉट वाटर इन अ बीकर. एक बीकर में हॉट वाटर लेना है आपको, लाइक दिस, थोड़ा सा हॉट वाटर लेना है, एंड दूसरे इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बलून इन द हॉट वाटर. और फिर ये जो बॉइलिंग ट्यूब जो हमने अभी रेडी किया है ये वाला, इस टाइप से उसको हॉट वाटर में डालना है. ऑब्जर्व फॉर 2-3 मिनट्स फॉर एनी चेंज इन शेप ऑफ द बलून. और 2-3 मिनट्स के बाद बलून के शेप को हमें ऑब्जर्व करना है. टेक द ट्यूब आउट, लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर. अब जब हमने हॉट वाटर में डाला बलून को, ट्यूब को, तो क्या हुआ, इसका शेप एक्सपेंड हो रहा था, मतलब ये जो बलून है वो बड़ा होता जा रहा था, फूल रहा था. नाउ इस ट्यूब को फिर ठंडा करना है और टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनदर बीकर एंड प्लेस द ट्यूब विद द बलून इन कोल्ड वाटर. अब हमें इसी ट्यूब को ठंडा करने के बाद एक कोल्ड वाटर में डालना है, लाइक दिस. कोल्ड वाटर लेना है बीकर में और फिर हमें डालना है. टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनदर बीकर एंड प्लेस द ट्यूब विद द बलून इन कोल्ड वाटर फॉर 2 to 3 मिनट्स. 2 to 3 मिनट्स के लिए इस बीकर में भी हमें रख के देखना है कि कोल्ड वाटर जब हमने डाला तब ये बलून का शेप कैसा आएगा. ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बलून. इस बलून के शेप को हमें ऑब्जर्व करना है. तो थिंक एंड ट्राई टू आंसर व्हाट मेक्स द बलून इन्फ्लेटेड एंड व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज़ प्लेस्ड इन हॉट वाटर. नाउ यू हैव टू थिंक कि ये जो बलून जब हमने हॉट वाटर में डाला था तब ये इन्फ्लेटेड कैसे हो रहा था, इसके अंदर एयर कैसे भर रही थी, और वाई इज़ द सेम बलून डिफ्लेटेड व्हेन द ट्यूब इज़ केप्ट इन कोल्ड वाटर. और वही सेम बलून जब हमने कोल्ड वाटर में डाला तो ये इसकी अंदर ये कैसे डिफ्लेटेड सा हो गया, मतलब इसके अंदर कोई हवा नहीं है, कोई पानी नहीं है. ऐसा क्यों? कैन वी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. ये क्यों बताया गया है, इस एक्टिविटी से हमें पता पड़ रहा है कि एयर एक्सपेंड्स होती है हीटिंग से. कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपन्स टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट कूल्स डाउन. तो अब हमें क्या देखना है कि जब ठंडा हो जा रहा है, ठंडे वाटर में जब बॉइलिंग ट्यूब ठंडा हो जाता है तब एयर को क्या हो जाता है कि वो बलून के अंदर फिल नहीं होती है, जबकि गर्म पानी में जब होता है ट्यूब तब क्यों एयर फिल हो जाती है उसके अंदर. बिकॉज वार्म एयर जो होती है, गर्म जो एयर होती है वो काफ़ी लाइटर होती है, तो वो ऊपर की तरफ उसके मॉलिक्यूल्स फैलने लगते हैं. एज इट इज़ सेड एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, मतलब कि वो एक्सपेंड हो रही है एयर, जबकि ठंडे पानी की जो एयर है वो एक्सपेंड नहीं हो रही, वो उतनी की उतनी ही जगह पर फैली हुई है, लेकिन गर्म पानी की जो एयर है वो ऊपर की तरफ एक्सपेंड हो रही है. The next activity is very interesting. This will make you understand more about hot air. अब हम ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं वो भी हॉट एयर के बारे में हमें कुछ न्यू इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें पता पड़ेंगी. Activity 8.6.
Take 2 paper bags or empty paper cups of the same size. Hang the 2 bags in the inverted position on the 2 ends of a metal or wooden stick. Now see, क्या करना है हमें? 2 paper bags लेने हैं इस टाइप के as shown in the figure, और उसको क्या करना है, हमें हैंग करना है इन 2 bags को. ये जो बैग्स दिख रहे हैं हमें, पेपर बैग्स, एम्प्टी पेपर बैग्स हैं, उनको उल्टा हैंग करना है. इन्वर्टेड पोजीशन मतलब उल्टे की तरफ, जो मुंह उनका खुला हुआ है वो हैंग की तरफ होना चाहिए. ऑन द 2 एंड्स ऑफ अ मेटल और वुडन स्टिक, किसी भी वुडन स्टिक या फिर मेटल स्टिक के ऊपर इन दोनों को 2 एंड्स पर हैंग करना है. टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक, और मिडल ऑफ द स्टिक के इन दोनों, ये जो स्टिक है उसकी बीच में एक थ्रेड टाई करना है. होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड, फिगर 8.7, और फिर होल्ड करना है हमें स्टिक को. ये जो स्टिक है, मेटल या वुडन स्टिक कोई भी हमें लेनी है, उसको होल्ड करना है इस धागे से. देन पुट अ बर्निंग कैंडल ब्लो one of the bags as shown in the figure. Observe what happens. फिर किसी भी एक बैग पर हमें कैंडल नीचे रखनी है, मतलब बर्निंग कैंडल. पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग्स एज शोन इन द फिगर. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स. Why is the balance of the bags disturbed? Does this activity indicate that warm air rises up? As the warm air rises up, it pushes the bag above the candle. Does the disturbance of the balance suggest that the warm air is lighter than the cold air? Now see, अब हमने सिर्फ क्या किया, कैंडल को एक बैग के नीचे रख दिया, तो क्या हुआ, ये जो कैंडल से जो यहाँ की सराउंडिंग की जो एयर है वो हॉट एयर होने लगी, वार्म एयर होने लगी, तो वो ऊपर उड़ के बैग के अंदर फिल होती जा रही है, और हमारा जो ये जो बैग है वो ऊपर उठता जा रहा है. ओके, एज यहाँ पर जो दूसरा बैग है वो नीचे होता जा रहा है. ये बैलेंस में डिस्टर्ब क्यों हो गया इनकी? क्योंकि वार्म एयर जो होती है वो लाइटर होती है देन कोल्ड एयर. यहाँ पर कोल्ड एयर है, यहाँ पर वार्म एयर है, तो ये जो वार्म एयर है वो बैग के अंदर फिल होती जा रही है, जिसकी वजह से इनका बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है. तो इस एक्टिविटी से हम ये कह सकते हैं कि वार्म एयर जो होती है वो काफ़ी लाइट होती है देन द कोल्ड एयर. जो वार्म एयर होती है, गर्म हवा होती है, वो लाइट होती है as compared to the cold air. Can you now explain why smoke always rises up? अब हम ये भी देख सकते हैं कि जो स्मोक होती है, उसका जो धुआं वगैरह होता है वो भी हमें ऊपर जाते हुए अलग से दिखता है ना. ये क्यों ऊपर की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि वो जो वार्म एयर होती है स्मोक में, वो ऊपर की तरफ लाइट होती है, तो वो ऊपर की तरफ डायरेक्शन होता है उसका. Also it is important to remember that on heating the air expands and occupies more space. पहली बात हमने क्या पढ़ी एयर की? that warm air is lighter than the cold air. This is the first property of hot air. Then air, दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर बताया गई है, air expands and occupies more space on heating. मतलब हीट करने पर एयर ज़्यादा स्पेस लेती है और एक्सपेंड होती है, मतलब फैलती है. When the same thing occupies more space, it becomes lighter. और अगर किसी भी बैग में एयर होगी, तो अगर वार्म एयर होगी तो ऑफकोर्स सी बात है कि वो ज़्यादा स्पेस लेगी. और ज़्यादा स्पेस क्यों लेगी? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिखर जाएंगे, तो वो लाइटर भी होगी, मतलब हल्की एयर भी होगी वो. द वार्म एयर इज़ देयरफॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर. दैट इज़ द रीज़न दैट द स्मोक गोज़ अप. इसलिए स्मोक ऊपर जाता है क्योंकि वार्म एयर काफ़ी लाइट होती है. In nature, there are several situations when warm air rises at a place, the air pressure at that place is lowered. अब देखिए, हमने अभी पढ़ा कि वार्म एयर जो होती है वो राइज करती है, मतलब ऊपर की तरफ उड़ती है. क्यों? क्योंकि वो लाइट होती है ना. तो जब किसी भी स्पेस पर अगर वार्म एयर हो रही है तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज़ लोअर. तो इस प्लेस पे क्या हो जाएगा, जो हवा थी वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ का प्रेशर लो हो जाएगा. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड कि
द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज़ लोअर, जहाँ पर वार्म एयर होती है वहाँ का एयर प्रेशर कैसा होता है, लोअर होता है. द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रशेज इनटू फिल इट्स प्लेस, और सराउंडिंग की जो भी ठंडी हवाएं होती हैं वो उस प्लेस को फिल करने के लिए पहुँच जाती है. दिस सेटअप्स कन्वेक्शन इन एयर एज यू लर्नड इन चैप्टर 4, इसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं. ओके, कन्वेक्शन इन एयर जो हम चैप्टर 7 में पढ़ चुके हैं. नाउ our next topic is 8.4. Wind currents are generated due to uneven heating on the earth. अब ये जो हमारा टॉपिक है ये क्या बोल रहा है कि विंड करंट्स कब जनरेट होते हैं, जब अनइवन हीटिंग होती है अर्थ पर. और अनइवन हीटिंग किससे होती है, 2 सिचुएशंस में होती है. एक तो बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स, और uneven heating of land and water. So today we are going to read about only uneven heating between the equator and poles, and tomorrow we'll read about land and water, uneven heating on land and water. So now let's understand what is uneven heating between the equator and the poles. You might have learnt in geography that regions close to the equator get maximum heat from the sun. अब आप सबने जोग्राफी में ये टर्म्स पढ़े ही होंगे, इक्वेटर, पोल्स, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, बेल्ट्स. ओके, तो ये जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट एंड वेस्ट. ओके, तो बीच जो मिडल वाला होता है वो क्या होता है, इक्वेटर. दिस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर, जो 0 डिग्री पर होता है. ओके, इन दिस फिगर इट इज़ इक्वेटर इज दिस लाइन इज इक्वेटर, और ये 0 डिग्री होती है. देन 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड हेयर इज़ 90 डिग्री. ऐसे ही यहाँ पर साउथ का, ये नॉर्थ का होता है, 90 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ. ओके, सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड कि इस टाइप के बेल्ट्स होते हैं, 0 to 30 डिग्री के नॉर्थ बेल्ट एंड साउथ बेल्ट. तो इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, सन की रेज आती है, डायरेक्ट रेज आती है सन की इक्वेटर पर, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर सन की जो रेज होती है सबसे ज़्यादा इक्वेटर पर आती है, बाकी पर भी आती है बट वो स्कैटर्ड होती है. सो बेसिकली यहाँ पर ये क्यों बताया गया है, क्योंकि जो एयर होती है इन दीज रीजन्स गेट वार्म, क्योंकि इक्वेटर पर जो एयर होती है वो कैसी होती है, वार्म होती है. और द वार्म एयर राइजेस एंड द कूलर एयर फ्रॉम द region of in the 0 to 30 degree latitude belt on either side of the equator moves in. So ये इसलिए बताया गया है कि इक्वेटर की जो एयर होती है वो वार्म होती है, काफ़ी गर्म होती है. तो वो हमने अभी पढ़ा कि वार्म एयर की स्पेस कौन ले लेता है, क्योंकि वार्म एयर तो लाइट होती है तो वो ऊपर की तरफ राइज होती जाती है, तो उसकी जगह कोल्ड एयर लेती है. और कोल्ड एयर कहाँ पर होती है, 0 डिग्री से 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट की जो एयर होती है कोल्ड, वो इस हॉट एयर की जगह लेते जाते हैं. लाइक दिस शोन इन द फिगर, यू कैन सी इन दिस. इस डायरेक्शन में ये हॉट एयर की स्पेस ले रही है कोल्ड एयर, यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ से इस डायरेक्शन में. ओके, सो दीज विंड ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ टूवर्ड्स द इक्वेटर. ये नॉर्थ साउथ से कहाँ पर जा रहे हैं, एयर कहाँ पर पास हो रही है, इक्वेटर पर, क्योंकि इक्वेटर की जो गर्म एयर है वो राइज हो रही है, वो लाइट है तो वो राइज होती जा रही है, तो ये कोल्ड एयर उसकी स्पेस को फिल करने के लिए जा रही है. एट द पोल्स द एयर इज़ कोल्डर, और ये जो पोल्स होते हैं वहाँ की एयर काफ़ी कोल्ड होती है. ओके, तो अब ये जो कोल्ड एयर है वो नीचे की तरफ जा रही है, और द वार्म एयर at the poles the air is colder than at latitudes about 60 डिग्री. ये जो 60 डिग्री का लैटिट्यूड्स होते हैं वहाँ पर थोड़ी वार्म एयर होती है. द वार्म एयर एट दीज लैटिट्यूड्स राइज अप एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन्स रशेज इन टू टेक इट्स प्लेस. तो ये जो 60 डिग्री वाली ये जो लाइन होती है दोनों पोल्स पर, ये यहाँ पर काफ़ी थोड़ी गर्मी होती है एज़ कम्पेयर टू दीज पोल्स. तो क्या होता है, यहाँ की जो एयर होती है, पोल्स की जो ठंडी एयर होती है वो इस 60 डिग्री वाले की जो हॉट एयर होती है उसकी स्पेस फिल करने के लिए रश करती है ये वाली एयर्स. ओके, सो बेसिकली इन शॉर्ट यू ऑल हैव टू जस्ट रिमेंबर कि जो हॉट एयर होती है उसकी स्पेस को फिल करने के लिए कोल्ड एयर्स
जाती है। इन दिस वे विंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम द पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड्स एज शोन इन फिगर 8.8। तो इन शॉर्ट आपको बस ये विंड सर्कुलेशन देखना है कि पोल से कैसे जो गर्मी की तरफ किस तरीके से ये विंड का सर्कुलेशन होता है। द विंड वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो विंड की डायरेक्शंस क्या होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होता है, नॉर्थ से साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में विंड चलती है। अ चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर कॉज्ड बाय रोटेशन ऑफ द अर्थ। और अगर थोड़ी बहुत चेंजेस होती है विंड में तो वो क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ओके, बेसिकली जो विंड की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ होती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज व्हाट इज अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। तो ये अनइवन हीटिंग है इक्वेटर और पोल्स के बीच में, एज इक्वेटर काफ़ी गर्म होता है और पोल्स काफ़ी ठंडे होते हैं, तो इनके बीच में जो विंड चलती है वो अनइवन हीटिंग होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ फॉर टुडे एंड टुमारो विल रीड about uneven heating of land and water.